ज़ैनब, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं और नाक मेरे जैसी है। अरे देखो तो सही, ये कितना प्यारा है। वो अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था, जबकि ज़ैनब मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उनकी शादी को 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था। इस सारे अरसे में उसने इरफान के लहजे में खुद को बहुत अनमोल महसूस किया था। उसने कभी भी उसके सामने अपनी साबका मोहब्बत का इकरार नहीं किया था। उसने अपने किसी भी अंदाज से उसे महसूस ही नहीं होने दिया था कि वो ज़ैनब से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता था। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो सिर्फ़ उसी का ही दीवाना हो, सिर्फ़ उसी को ही चाहता हो। यही वजह थी कि ज़ैनब उसके साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुज़ार रही थी। लेकिन कहीं न कहीं दिल में ये बात भी थी कि वो उसकी पहली मोहब्बत नहीं है। इब्राहिम का फ़ोन आता था तो उसे यही कहती थी वो कि भाई भाभी को खुश रखने की कोशिश करें, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। वो अक्सर बीच में तलाक की बात करता। वो मज़ीद उस समझौते भरी ज़िंदगी को गुजारने के हक़ में नहीं था। लेकिन ज़ैनब ये रिश्ता टूटना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर ज़ाइना दोबारा से इरफान की ज़िंदगी में आ गई तो शायद इरफान की उससे सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। उसके अंदर डर बैठ गया था कि वो आज भी सिर्फ उसी को चाहता है, और अगर वो उसकी ज़िंदगी में वापस आई तो इरफान भी पलटने में वक्त नहीं लगाएगा। हालांकि उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका था उस वक्त, जब से उनकी ज़िंदगी में दानियाल आया था। छोटे से दानियाल ने उन दोनों की ज़िंदगी को जन्नत बना दिया था। इरफान उसे देखकर जीने लगा था। वो बहुत प्यारा बच्चा था, बिल्कुल ज़ैनब की तरह। उसे देखकर ज़ैनब को अपने वारिक और ताशफैन की याद आती थी। वो पाकिस्तान जाने वाली थी फ़हीम की शादी पर, जिसके लिए वो बहुत खुश भी थी। लेकिन पाकिस्तान जाने का सोच उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि ज़ाइना भी वहीं थी और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ज़ाइना का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। लेकिन ये ज़िंदगी थी, उसमें कब क्या हो जाए कौन जानता था। आने वाला वक्त ज़िंदगी में क्या लाने वाला था उसे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वो ज़ाइना को अपने शोहर और बच्चे से बहुत दूर रखना चाहती थी। बस यही वजह थी कि पिछले 2.5 साल से उसने एक दफ़ा भी पाकिस्तान जाने की ज़िद नहीं की। घर में फ़हीम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर तरफ धूम-धाम हल्ला गुल्ला था। ऐसे में अचानक ही शोर उठा कि इब्राहिम और मूसा ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फ़ैसला कर लिया है। इस बात ने सबको ही झटका दिया था, क्योंकि खुद वारिक अभी सिर्फ 5 साल का था, जिसके हाथ में उसके नाम की अंगूठी डाली जा रही थी। वो महज 11 दिन की बच्ची थी। अभी कुछ दिन पहले की बात थी जब मूसा खान में हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आया था और कितनी खुशी से उसने बताया था कि अल्लाह पाक ने उसे अपनी रहमत से नवाजा है। पर आज अचानक ही ये बात इब्राहिम साहब ने आकर बताई थी कि वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। अभी 2.5 साल पहले भी इस बात को लेकर अच्छा खासा हंगामा हुआ था, जब बदर खान का रिश्ता बार बार ज़ैनब के लिए आया था, और हर बार उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो बेटियों को बाहर के ख़ानदान में नहीं ब्याहते होते। उनकी ये रस्म ज़रा अजीब सी थी। वो छोटी उम्र में ही अपने बच्चों की मंगनी कर देते। वो दूसरे ख़ानदान से बेटी अपने घर तो ला सकते थे, लेकिन अपनी बेटियों को अपने ही ख़ानदान के लोगों को देते थे। और वैसे भी उनका कहना था कि ज़ैनब की मंगनी बचपन से हो चुकी है और वो बचपन के रिश्तेदारियों पर यकीन रखते थे, जबकि बदर खान तो ज़ैनब से मोहब्बत का दावेदार था। कितनी दफ़ा मूसा खान अपने भाई के लिए ज़ैनब का रिश्ता लेकर आया था, लेकिन इब्राहिम साहब इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सके, क्योंकि जो भी था वो ज़ैनब की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि बचपन से ही इरफान को पसंद करती है वो। बेशक उन्हें मूसा खान से ज़्यादा अजीज़ कोई भी ना था, और वो बदर पर यकीन भी कर सकते थे इस मामले में, क्योंकि वो ज़ैनब से मोहब्बत का दावेदार था। लेकिन अपनी बहन की खुशियाँ वो इरफान के साथ ही देखना चाहते थे, क्योंकि वो बचपन से इरफान के नाम पर बैठी थी। वरना बदर खान उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। वो हर वक्त अपनी बहन को अपने सामने रख सकते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। बदर खान की मोहब्बत अधूरी ही रह गई। वो ज़ैनब का रिश्ता लेकर आए तो तकरीबन 9 दफ़ा उनके दर पर से इनकार सुनकर गए थे। हर बार उनका इनकार हो गया था और बदर ने शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया। उसका ये जज्बाती फ़ैसला किसी को भी पसंद नहीं आया था। खुद इब्राहिम और इफ्राहिम उसे 1000 दफ़ा शादी के लिए फ़ोर्स कर चुके थे, लेकिन वो हर दफ़ा इनकार कर देता। शायद अपनी मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ना उसके लिए आसान ना था। और ऐसे में अचानक इब्राहिम साहब का अपने बेटे के लिए फ़ैसला करना सब घर वालों को हैरान कर गया। वारिक, वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो उसे बेड पर अब तक सोते हुए पाया। उसे हैरत हुई कि वो अब तक जागा क्यों नहीं। उसने उसके पास आते उसे हल्की सी आवाज़ दी, जिसका जवाब उसने ज़रा सी आंखें खोलकर आंख के इशारे से किया था। शुक्र है, मुझे लगा कहीं मेरे हाथ का पास्ता खाकर आपको कुछ हो तो नहीं गया। उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा तो वो तकिया साइड पर लगाते उठकर बैठ गया। क्या होना था मुझे तुम्हारे हाथ का पास्ता खाकर? वो उससे सवाल किए बिना अब रह नहीं सका।
कल रात उसने उसके साथ बहुत बेईमानी की थी। उसके सामने खाना रखकर वो बेड पर आकर लेट गई थी। उसने सोने से मना किया था। जबकि वो बेड पर आए तो वो ना सिर्फ सो चुकी थी बल्कि उसकी नींद भी बर्बाद कर चुकी थी। उसका दिल तो चाहा कि वो एक झटके से उसे उठाकर बिठा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मध्यम सांसों का शोर उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसका दिल ऐसे ही सुनने के लिए बधिर था। नहीं, होना तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसने कंधे उचकाए। उसका इरादा तो अपनी तारीफ सुनने का था, लेकिन शायद वारिक उसके इशारों को समझ ही नहीं पा रहा था। वैसे तुम्हारे हाथ का पास्ता। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुखाने लगी। जब वारिक ने आधी अधूरी बात की, वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हाँ, मेरे हाथ का पास्ता कैसा लगा आपको? वो एक साइड पर होकर पूछने लगी, क्योंकि ताशफैन को तो बहुत पसंद था और ताशफैन उसकी खुलकर तारीफ किया करता था। ताशफैन के अलावा उसकी किसी और के साथ दोस्ती ऐसी नहीं थी कि वो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर उसे देती। यार, मुझे नहीं पता कैसा था वो। क्या है ना, मैंने कल रात से पहले कभी जो चीज़ खाई है ना, वो खाई नहीं थी पहले, और ना ही मुझे नई नई चीज़ें खाने का शौक़ है। वो तो तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए बनाया, तो मैंने सोचा तुम्हारा दिल रख लेता हूँ खाकर। इसका टेस्ट कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक ठाक लगा। अगर तुम दोबारा कभी बनाओ तो शायद मैं खा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह के खाने ज़्यादा पसंद नहीं है। उसने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, जबकि उसकी इतनी ईमानदारी पर मायरा का दिल चाहा कि कोई चीज़ उठाकर उसके सर पर दे मारे। ये क्या अंदाज़े तारीफ़ है! कसम से मेरा इरादा आज भी आपके लिए कोई ना कोई अच्छा बनाने का था, बहुत अच्छा कुछ। लेकिन जिस अंदाज में आपने मेरी तारीफ़ की है ना वारिक द मुच्छर, मैं सारी ज़िंदगी कभी नहीं बनाऊंगी। मैंने इतने प्यार से वो बनाया था और आप इस तरह तारीफ़ कर रहे हैं कि पता नहीं टेस्ट कैसा होता है, पता नहीं कैसा होता है। वो उसे पता नहीं क्या क्या कहने वाली थी, जबकि वो तो उसकी सारी बातों से एक एक लफ्ज़ बल्कि एक एक बात पकड़ चुका था प्यार से। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि तुम तो सारी ज़िंदगी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकती। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। बात को घुमाने की कोशिश मत करें, टॉपिक कोई और है और कोई और मत छेड़ें। वो उसकी बात काटते हुए बोली। फिलहाल उसे अपना दुख नहीं जा रहा था और प्यार की गर्दान एक बार फिर से शुरू करना चाह रहा था वो। तो मेरे पास आओ ना जानू, अभी मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। वो एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। बहुत बहुत मुबारक हो खान, आज से हम दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार भी हुए। वारिक ने जैसे ही वो नन्हा सा हाथ थामकर वो छोटी सी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई, हर तरफ मुबारक का शोर उठा था। जबकि वारिक खुद भी खुश होते हुए तालियां बजाने लगा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। सब उसे शाबाश दे रहे थे, जबकि ताशफैन वारिक का हाथ थामे उस गुड़िया को झांक झांक कर देख रहा था, जो उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसके घर में सबसे ज़्यादा अहमियत तो उसकी थी, क्योंकि वो सबसे छोटा था। ऐसे में किसी और को प्यार मिलते देखना उसे जलन में मुब्तला कर रहा था। इन सबको अपनी मस्ती मजाक में लगे देखकर इब्राहिम बदर और मूसा ऊपर छत पर चले गए। बदर, हमने सुना है कि तुम्हारी अम्मी अपनी भतीजी से तुम्हारी शादी करना चाहती हैं, लेकिन तुम बार बार इनकार कर रहे हो। हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार? हम सबकी भी यही ख्वाहिश है कि ज़ैनब की शादी तुम्हारे साथ हो, लेकिन ये हमारे घर के असूलों के खिलाफ था। प्लीज़ तुम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें इस तरह से ज़िंदगी से मुंह मोड़कर देखकर ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी हमारी वजह से ख़राब हो रही है। तुमसे बात करते मुझे खुद भी अजीब लग रहा है, लेकिन तुम मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हो। इफ्राहिम और इब्राहिम दोनों उसे समझा रहे थे कि जब सीढ़ियों पर खड़ी ज़ाइना उनकी बातें सुन चुकी थी सारी, वो यहाँ आने के लिए तैयार न थी। इब्राहिम उसे ज़बरदस्ती लाया था, वो वापस घर जाना चाहती थी, तभी इब्राहिम से कहने आई थी। लेकिन अगर वो यहाँ ना आती तो ये राज तो उसे कभी पता ही ना चलता कि बदर ज़ैनब से मोहब्बत करता था। इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन बदर का रिश्ता बार बार ज़ैनब के लिए आता रहा था। बदर के घर वालों ने इस रिश्ते पर बहुत ज़ोर दिया था, लेकिन उन तीनों भाइयों का कहना था कि ज़ैनब का रिश्ता बचपन से तय है और उसकी शादी वहीं पर होगी। और अब यहाँ बदर ज़ैनब की वजह से किसी और से शादी करने को तैयार ही ना था। बेचारा सच्ची मोहब्बत करता था ज़ैनब से, इसीलिए तो अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता था, और ये राज उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। इसीलिए तो ज़ाइना ने अपने तरीके से इस राज को इस्तेमाल करने का सोच लिया था। अब खदीजा बाजी, मुझे बस ये जवाब दें कि यहाँ पर जो फाइल थी वो कहाँ गई? वो गुस्से में था। उसकी आवाज़ सुनकर मायरा भागती हुई नीचे आई थी। वारिक भाई, मुझे नहीं पता, यहीं पड़ी रहती थी। आपको तो पता है मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं ढूंढ कर देती हूँ, यहीं कहीं होगी। वो बहुत परेशानी से बोली, उसके लहजे से उसे खौफ आ रहा था।
कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो फ़ाइल कहाँ है। वो फ़ाइल इस वक्त बदर ख़ान के पास है। और आपको पता है बदर ख़ान कौन है? दुश्मन है मेरा, सबसे बड़ा दुश्मन, जो मुझे हर मकाम पर हारते हुए देखना चाहता है, जो मुझे हर मकाम पर नीचा दिखाना चाहता है। एक फ़ाइल दी थी आपको संभालने के लिए, लेकिन वो भी आपको पता है वो फ़ाइल उसके पास कैसे पहुंची? हमारे ही घर में से कोई लेकर गया है, चोरी करके गया है। हमारे ही घर में चोरी हुई है दूसरी दफ़ा। आपको यकीनन इस बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि ये फ़ाइल तो आपने यहीं छोड़कर मेरे कहने के बावजूद भी इसे बाबा के कमरे में नहीं रखी होगी। जाएं प्लीज़, चली जाएं इस वक्त, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। वो गुस्से से बोला था उस वक्त। वो अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन अपनी दूसरी फ़ाइल गायब देखकर उसका दिमाग अच्छा खासा घूम गया था। ये क्या बात हुई वारिक? अगर आप अपनी फ़ाइल खुद संभाल कर नहीं रख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पर गुस्सा करेंगे। कितने ज़ोर से डांट रहे थे आप, कितने ज़ोर से डांटा है आपने बाजी को। उन्हें भी बुरा लगता है, वो भी इंसान है। उसे खदीजा पर इस तरह गुस्सा करते देख उसे बुरा लगा था, इसीलिए कमरे में दाखिल होते उसे बातें सुना गई थी, जबकि खदीजा ना करती रह गई। बाजी इनको कुछ मत कहें, इनका कोई कसूर नहीं, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। साहब ने कहा था कि वो फाइल्स मैं साहब के कमरे में रख दूं, लेकिन मैंने ही अपना काम ठीक से नहीं किया। खदीजा अपनी गलती कबूल करते बोली। खदीजा बाजी आप जाएं यहाँ से, वो उसे देखते हुए बोला, तो वो फ़ौरन यहाँ में सर हिलाती कमरे से निकल गई, जबकि मायरा शर्मिंदा सी हुई। मैं ढूंढने में कोशिश करूँ उस फाइल की? वो उसे देखते हुए कम आवाज़ में बोली। अब उसे पता चल चुका था कि गलती खदीजा की थी, और उसने बेकार में ही बीच में बोलकर उसे गुस्सा दिलाया, इसलिए माज़रत ख़्वाना अंदाज में बोली, नहीं मिलेगी, क्योंकि चोरी हो चुकी है और तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं। वो नाराज़ सा बोला, तो चोरी किसने की ये भी तो सोचिए ना। घर में इस तरह से कोई चोर घूम रहा है और आप इतने बेफिक्र हैं सब लोगों को बुलाकर पूछें कि यह हरकत किसने की है, वरना इस तरह से तो न जाने कितनी चोरियां होती रहेंगी। वो उसे देखकर समझाने वाले अंदाज में बोली, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे ख्याल में आगे हमें ही एहतियात करनी चाहिए। वो बात ख़त्म कर रहा था, लेकिन इस तरह तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि चोर कौन है। वो परेशानी में कहने लगी, मैं जानता हूँ वो कौन है। खैर छोड़ो इस बात को, तुम ये 4 फाइल संभाल कर रख दो, ये बहुत अहम फाइलें, और मैं इस मामले में तुम्हारे अलावा किसी और पर यकीन नहीं कर सकता। प्लीज़ इन फाइल्स को संभाल कर रख दो मायरा, मैं ज़रूरत पड़ने पर तुमसे मांगूंगा। अगर ये गुम हो गई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तुम इन्हें संभाल के रख दो, मैं ये तुमसे ही ले लूँगा। मुझे यकीन है कि तुम इनका बहुत ख्याल रखोगी। वो फाइल्स उसे पकड़ाते हुए मुस्कुराकर उसका गाल थपथपा चुका था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती फाइल्स कमरे में ले गई। हाँ, अपना ख्याल रखना और सो जाना, फिर रात को मैं तुम्हारे बहानेबाजियाँ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम्हें कल रात सोने नहीं दिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। रात को कोई बहाना नहीं चलेगा, अपनी सारी नींदें पूरी कर लेना। तुम खाना बनाने में ज़्यादा वक्त मत लगाना, कुछ हल्का फुल्का सा बना लेना। बल्कि ऐसा करो, दिन में तुम कुछ बना कर खा लो, रात को मैं खाना बाहर से ले आऊँगा। वो ऑफ़र कर रहा था। नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खाना बना लूँगी, मैं कुछ खा भी लूँगी, आप जाएं अपने काम पर। वो उसे फ़िक्र करते देखते हुए बोली थी, मैं तो जाऊँगा ही, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी सो जाना, रात में कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको नींद नहीं आती क्या रात को? वो हैरत से उसे देखकर पूछ रही थी। वो कल सारी रात नहीं सोया था। पहले उसकी असाइनमेंट बनाता रहा, फिर उसके साथ मूड उसका चेंज हो गया। सुबह तकरीबन 2 घंटे की नींद ली थी उसने, और आज रात भी वो ना सोने का इरादा रखता था और ना ही उसे सोने देने का। नहीं, मैं आशिक हूँ जानू, मुझे नींद नहीं आती, वो मज़े से बोला। उसे आशिक नहीं, उल्लू कहा जाता है जनाब, उसने बताना ज़रूरी समझा, जबकि नाक पर से मक्खी उड़ा गया वो। चलो अब फजूल में मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे काम पर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। वो उसे घर पर छोड़कर वापस काम पर चला गया था, जबकि वो शाम के खाने की तैयारी करने लगी। खाना तैयार करने के बाद उसका इरादा कुछ देर सो जाने का था, और अब वो खाना तैयार करने के बाद सोने के लिए जा ही रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस वक्त कौन आ सकता है? ताशबहन तो बस अभी गया था। उसने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलो, मैं ताश का दोस्त हूँ, उसने इंग्लिश में जवाब दिया, जबकि वो सोच ही रही थी वो कौन से ताश की बात कर रहा है। वो तो किसी ताश को जानती ही नहीं, इसलिए उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला था। सॉरी, अभी मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा, उसने दरवाज़ा खोले बिना जवाब दिया। जबकि दूसरी तरफ वो उसके अटक अटक कर इंग्लिश बोलने पर कुछ समझा था या नहीं, लेकिन उसके हस्बैंड वाली बात पर झटका ज़रूर लगा था उसे। क्या ये लड़की ताइश की बीवी थी? वो सोच कर रह गया। इट्स ओके, मैं बाद में आ जाऊंगा, वो कहकर वापस लिफ्ट की तरफ जाने लगा। उसका इरादा उस लड़की को बताने का था कि उसका बॉयफ्रेंड एक साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रखता है, लेकिन ये जानकर उसे और भी बहुत बड़ा झटका लगा था कि वो उसकी बीवी थी।
गर्ल फ्रेंड नहीं। अगर वो उसकी बीवी को सब कुछ बता देता है तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर होगी। इससे बेहतर था कि वो पहले जाकर ये बात रोज़ को बताए। जब रोज़ को पता चलेगा ताश शादीशुदा है तो वो खुद ही उसे छोड़ देगी। ये क्या बात हुई? तुमने अपने भाई की शादी पर नहीं जाना? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? वो घर वापस आया तो उसके हाथ में टिकट्स थे। वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। उसके भाई फ़हीम की शादी थी और शादी के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान जाने वाली थी। लेकिन उसका इनकार सुनकर इरफान काफ़ी परेशान हुआ। इरफान अभी दानियाल बहुत छोटा है, इस तरह से उसके लिए सफ़र करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इरफान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक बहन अपने भाई की शादी पर जाने से इनकार कैसे कर सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इनकार क्यों कर रही हो। यार, मैं डॉक्टर से दानियाल का पूरा चेकअप करवा चुका हूँ और तुम्हें भी कोई मसला नहीं होगा। अपने भाई की शादी जाकर एंजॉय करो। अच्छा ही तो है कि दानियाल अपने एक मामू की शादी पर तो शामिल हो। पहले दोनों मामुओं के टाइम पर दुनिया में ही नहीं आए थे जनाब। वो दानियाल को अपनी गोद में उठाते उसे बहलाने लगा था। नहीं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। तुम्हारा इनकार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक और ऑफ़र देता हूँ। तुम्हारे भाई की शादी को भी एक हफ़्ता बाकी है और हमारे यहाँ से जाने के लिए भी अभी काफ़ी दिन है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि बेहतर होगा अपना फ़ैसला बदल लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा कोई भाई नहीं जिसकी शादी पर तुम जा सको। फिर सारी ज़िंदगी मुझसे कहती रहोगी कि तुम अपने भाई की शादी पर भी नहीं गई। वो दानियाल को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया। जबकि वो टिकट्स को देख रही थी, उसके दिल में ये डर ना होता कि वहाँ पर ज़ाइना है तो शायद वो अपने भाई की शादी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। खुद उसका दिल भी तो ताशफैन और वारिक के लिए बेचैन रहता था। उसका बहुत दिल करता था उनसे मिलने का। अगर उसके दिल में ये डर ना होता कि वहाँ पर ज़ाइना है तो शायद वो अपने भाई की शादी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। खुद उसका दिल भी तो ताशफैन और वारिक के लिए बेचैन रहता था। उसका बहुत दिल करता था उनसे मिलने के लिए, लेकिन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी कहीं किसी बड़ी मुसीबत का शिकार ना हो जाए, बस इसलिए उसने अपने भाई की शादी में ना जाने का फ़ैसला कर लिया था और वो अपना ये फ़ैसला बदलने वाली हरगिज़ नहीं थी। 1, 2, 3, 4 उसने एक दफ़ा फिर से फ़ाइल चेक करके अलमारी में रखी थी। अजीब ज़िंदगी थी। वो खुद तो फ़ाइल्स देकर ऑफ़िस चला गया, जबकि वो कोई 16 कमरे के चक्कर लगा चुकी थी कि फ़ाइल चोरी ना हो जाए। पहले 2 बार जो फ़ाइल्स चोरी हुई थी उनकी वजह से उसे कितना नुकसान हुआ है, वो अंदाज़ा लगा सकती थी। जितना वो परेशान था, साफ़ मतलब था कि ये फ़ाइल उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। पता नहीं ये फ़ाइल उसने सारी फाइल्स चेक करके संभाल के अलमारी में रखी और कमरे से बाहर निकल आई। पता नहीं ये फाइल कितने दिन तक उसके पास रहनी थी, लेकिन ये जिम्मेदारी उसके लिए काफ़ी बड़ी थी जिसे वो संभाल पाती है या नहीं वो नहीं जानती थी। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम सुबह से कमरे के बहुत चक्कर लगा रही हो। वो बाहर निकली तो सदफ को कमरे के सामने खड़े देखा था। पता है, आपको बहुत फजूल आदत है सबको नोट करने की। कभी मेरे शोहर को नोट करती हैं और कभी मुझे नोट करती हैं। आपको अपना कोई काम नहीं है क्या? वो दरवाजे को बाहर से बंद करते हुए उससे बोली थी। ये इस तरह का कोई असूल नहीं इस घर में कि घर में सब लोग मौजूद हों और कमरे को इस तरह से बाहर से लॉक किया जाए। सदफ ने उसकी हरकत पर उसे टोका। आप अपने असूल जाकर किसी और को बताएं। मैं आपके असूलों को फॉलो नहीं कर सकती, तो बेहतर होगा कि आप अपना काम करें, हर वक्त मेरे आगे पीछे मत घुमा करें। उसने दरवाजे को एक बार फिर चेक किया और नीचे की तरफ जाने लगी, जबकि सदफ उसके जाने के काफ़ी देर बाद तक भी वहाँ खड़ी रही थी। तुम रोज़ लेट आते हो रॉबिन। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये फिल्म बस शूट होती रहेगी, कभी मुकम्मल नहीं होगी। आज वो तकरीबन 3 घंटे लेट आया था और उसका इंतज़ार करते करते सभी लोग उकता चुके थे। यहाँ तक कि क्रिस्टन तो वहाँ से जा चुकी थी, उसे किसी ज़रूरी पार्टी पर जाना था। अगर हीरो ही वक्त पर नहीं आ रहा था तो वो वहाँ रहकर क्या करती, क्योंकि उसके तो सारे ही सीन्स हीरो के साथ शूट होने थे। उनका आज का पूरा दिन बर्बाद हो चुका था। उसे आते देखकर रोज़ ने ताशफैन को उससे बात करने का इशारा किया, जबकि खुद उसके मुंह लगना वो पसंद नहीं करती थी और ना ही उससे ब्रेकअप के बाद उससे ज़्यादा बातचीत करती थी। तुम मुझे कुछ भी कहने वाले कोई नहीं होते हो। मुझे ज़रूरी काम था, लेट हो गया। और वैसे भी अगर मैं लेट हो गया तो भी क्या, मैं फ़िल्म का हीरो हूँ, मेरे लिए इतनी एडजस्टमेंट तो हो सकती है ना, वो भी। और वैसे भी अगर रोज़ मुझसे सवाल नहीं करती तो तुम भी अपनी औकात में रहा करो। रोबेन का दिल चाहता कि वो उसके मुंह पर कह दे कि तुम शादीशुदा हो। ये बात मैं जानता हूँ और रोज़ पर तुम्हारा पर्दाफाश करने का इरादा है मेरा। ये तुम मेरे सामने अकड़ कर चलते हो ना, तुम्हारी सारी अकड़ सिर्फ एक हकीकत रोज़ को पता चलने से निकल जाएगी और तुम सड़कों पर आ जाओगे। लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहने वाला था, क्योंकि उसका इरादा उसे ब्लैकमेल करके उससे कुछ निकलवाने का था। इसलिए अपने हीरोपनी दिखाने लगा। हिम्मत कैसे हुई थी ताशफैन से इस तरह बात करने की तुम्हारी? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें यहाँ
कहाँ मैंने बनाया। अगर मैंने तुम्हें इस फ़िल्म से आउट कर दिया तो क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी रॉबिन? तुम्हें कौन सा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फ़िल्म में हीरो लेगा, मैं भी देखूँगी। रोज़ उसकी बातें सुनकर काफ़ी गुस्से में उसके पास आई थी। ताशफैन के मामले में वो किसी का भी लिहाज़ नहीं करती थी और रॉबिन तो वैसे भी उसे बहुत बुरा लगता था। रोज़, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम नहीं जानती कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। हर वक़्त मुझे डाँटता रहता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि इसे बताऊं कि ये इस फ़िल्म का डायरेक्टर नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर है और तुम कभी भी इसे आउट कर सकती हो। लेकिन ये तो, मैं तुम्हारी तरह फ़जूल वक्त बर्बाद नहीं करता और तुमसे ज़्यादा इस फ़िल्म में मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस फ़िल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। आज तुम्हारी वजह से हमारा कितना वक्त बर्बाद हुआ। इस वक्त में हम तकरीबन 2 सीन तो शूट कर लेते। इस फ़िल्म की एक टाइम लिमिट है, तुम्हें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो किसी चीज़ का होश नहीं रहता। वो खामोश नहीं रहा था, जबकि रोज़ ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे इस मामले से दूर रहने की कोशिश की थी। डार्लिंग, तुम रिलैक्स हो, ऐसे लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं खुद इस मामले को हल कर लूँगी। और रॉबिन, कम अज़ कम तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कोई यहाँ पर क्या है। बस अपनी औकात याद रखो, तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा, वरना मुझे बहुत हीरो मिल जाएंगे तुमसे बेहतर और तुमसे काबिल। अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो तुम यहाँ कुछ दिन के ही मेहमान हो। फिर तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। आज शूटिंग नहीं होगी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। ताइश, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? वो रॉबिन को उसकी औकात याद दिलाते ताशफैन से बोली थी, जिस पर उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसकी तबीयत सुबह से ही काफ़ी ख़राब लग रही थी, लेकिन फिर भी ताइश का दिन बर्बाद ना करने की ज़िद उसे यहाँ ले आई थी, वरना आज उसका काम पर आने का कोई इरादा ना था। और फिर भी रॉबिन की वजह से कोई शूटिंग भी नहीं हो पाई थी। उठा लो फ़ायदा तायश, बस कुछ दिन, और फिर जब मैं रोज़ को तुम्हारी हकीकत बताऊंगा, बल्कि हकीकत दिखाऊंगा, वो भी अपनी आंखों से देखेगी जब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को एक साथ, फिर जो होगा ना वो देखकर मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ये डायरेक्टर बनने का ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। उसके जाने के बाद वो चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट लिए सोच रहा था। वो बहुत दूर तक की प्लानिंग कर चुका था। उसका कोई इरादा नहीं था ताशफैन को आसानी से छोड़ने का। उसने बहुत कुछ सोच लिया था और अब वो अपने प्लान पर काम करने वाला था। उसने सोच लिया था वो इन सब चीज़ों में क्रिस्टन को भी शामिल नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए कभी कभार उसका साथ दे देती थी, लेकिन वो जानता था कि वो लड़की उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ताशफैन की शादी का सुनकर उसने वैसे भी सदमे में चले जाना था। वो उसे कोई फ़ायदा नहीं देने वाली थी, उसके लिए बिल्कुल नाकारा थी। वो एक फ़जूल एक्ट्रेस थी, उसे काम भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी अगर ये फ़िल्म उसके हाथ से निकल गई तो वो फिर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की बेटी थी और कहीं भी हाथ पैर मार सकती थी। लेकिन रॉबिन के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसको वापस रोज़ के साथ रिलेशनशिप में आना था, क्योंकि जब से उसका ब्रेकअप हुआ था वो अपनी ज़िंदगी में हर तरह की अय्याशी से महरूम हो चुका था।